नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत की समुद्री ताकत को एक नई मजबूती मिली है। भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लैस नया मेड इन इंडिया फ्रिगेट युद्धपोत हिमगिरी सौंप दिया गया है। इस जहाज का निर्माण कोलकाता के रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से यह पहला युद्धपोत है। यह नौसेना की समुद्री सतह पर लड़ने वाली शक्ति को मजबूत करने में एक बड़ा कदम है। ये हिमगिरी है जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने आ गया है। समंदर में भारत का ये नया प्रहरी है जो चीन को जवाब देने के लिए आ गया है। समुद्र में इंडियन नेवी की ताकत अब और बढ़ गई है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने गुरुवार को आधुनिक युद्धपोत हिमगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कमाल के इस युद्धपोत की कई खासियत है। हिमगिरी का सफर और महत्व। GRSE की तरफ से बनाई गई हिमगिरी 801वीं नाव है और 11वीं युद्धपोत है। ये फ्रिगेट GRSE के 65 साल के सफर में बनाई गई सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों में से एक है। इसकी लंबाई 149 मीटर है, वजन 6670 टन है। ये नौसेना के लिए एक शानदार तोहफा है जो देश की शिप बिल्डिंग में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दरअसल 14 दिसंबर 2020 को हिमगिरी लॉन्च हुआ। इसे बनाने में GRSE ने पूरी मेहनत लगाई और अब ये नौसेना के लिए तैयार है। ये जहाज आधुनिक हथियारों से लैस है, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुश्मन की नौकाओं और जमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हवा से आने वाले खतरे को रोकने में मदद करती हैं। इस फ्रिगेट में डीजल और गैस टरबाइन का संयुक्त प्रणोदन तंत्र यानी CODAG लगा है जो इसे तेज और शक्तिशाली बनाता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी AESA रडार और उन्नत युद्ध प्रणाली है जो हवा, सतह और पानी के नीचे के सभी खतरे से निपटने में सक्षम है। जहाज में 225 जवानों के रहने की व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। यह न केवल लड़ाई के लिए तैयार है बल्कि जवानों के आराम का भी ख्याल रखता है। यही नहीं, हिमगिरी भारतीय सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक है। इसका मतलब है कि हम अपने दम पर हथियार और जहाज बना सकते हैं और दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जो जानकारी सर मुझे मिल पाई है अब तक कि करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1975 में एक फ्रिगेट INS नीलगिरी कमीशन किया गया था। उसने करीब 30 साल की सेवा दी और उसके बाद 2005 के करीब में शायद उसको रिटायर कर दिया गया और ये फ्रिगेट हिमगिरी उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। ये एडवांस्ड वर्जन सी में हमारे कोस्टल एरियाज में कितना अहम रोल बनाएगा? प्रोजेक्ट 17A के तहत शायद तीसरा है ये फ्रिगेट, अगर मैं गलत नहीं। जरा विस्तार से मेजर जनरल JK बंसल इसके बारे में बताएं। देखिए, नमस्कार राजीव जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये बहुत ही उन्नत किस्म का है, इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे कि एक तो 75% हमारे इंडिया के अंदर में ये बना हुआ है। इसके अंदर में जो ब्रह्मोस मिसाइल स्पेसिफिकली तैयार की गई है जो कि 450 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है और उसकी जो है वो सरफेस टू एयर और सरफेस टू एंटी सबमरीन भी है। एंटी सबमरीन के अंदर ये इसकी विशेषता है।
इसके अलावा जो बराक 8 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके अंदर में लगा हुआ है, जो कि हमारे दुश्मनों से उसकी किसी भी तरह से रक्षा करेगा। इसके अंदर में गैस टरबाइन और डीजल दोनों से चलेगा। ये चलने के बाद में जो इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर आप उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 225 जवान इसके अंदर में रह सकते हैं सेलर, तो ये बहुत ही उन्नत किस्म का है, जिसकी एक बहुत ही अच्छी मारक क्षमता है। और ये जो भारत की जो नेवल क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जैसे कि भारत का जो ये जो है, ये कोलकाता बेस में बना है, वहाँ पर जो शिप बिल्डिंग में है। और जब से मैंने ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, जो हमारी सिस्टम बना हुआ है, उसके गोले हमारे पास में मौजूद हैं। बराक 8 मिसाइल जो है, जो एयर डिफेंस हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये जो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ में बहुत ही बड़ा एक उभरता हुआ कदम है, जिससे कि हमारी नेवल क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अभी ऑफकोर्स 31 जुलाई को इसको दे दिया गया है नेवी को, लेकिन इसका जो फॉर्मल कमीशन है वो अभी अगस्त के अंदर नहीं हो, अगस्त में होगा, इसके मिडिल में या एंड में होगा। तब जो है इसका जो एक पूरी तरह से एक कमीशन हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी शक्ति हमारी नेवल फ्लीट को मिलेगी, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में। जो प्रशांत महासागर के अंदर में, हिंद महासागर के अंदर में जिस प्रकार से जो चीन का बढ़ता हुआ एक वर्चस्व है, उसको कम करने के लिए, और पाकिस्तान को जो है अपनी औकात में रहने के लिए, एक बहुत ही अच्छा ये एक युद्धपोत फ्रिगेट है। जी राजीव जी। वाकई ये बहुत ही अच्छा युद्धपोत फ्रिगेट है। आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी के बाद आईएनएस हिमगिरी अब हमारे साथ है। यूके देवनाथ सर, प्रोजेक्ट 17A कहा जा रहा है, जिसका ये हिस्सा है, कोलकाता में ये बना है। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी दिख रही है। लेकिन एक P-17 था जो शिवालिक क्लास का था, श्रेणी का था, जो भी आप इसको कहें, और ये P-17A है। कितना बड़ा फर्क है इन दोनों में, और क्या किया जा रहा है? हम आज से 30 से 40 साल आगे के सिनेरियो को ध्यान में रखकर इन प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं क्या? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो भी वॉरशिप डिजाइन कर रहे हैं उसमें लक्ष्य यही होता है कि आज से 30 साल के बाद या 40 साल के बाद शत्रु के पास कैसी कैपेबिलिटीज होगी, उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो जैसे प्रोजेक्ट 17 के तहत हमने जो फ्रिगेट्स बनाए उनमें एयर डिफेंस मिसाइल्स थे, लेकिन वो लॉन्चर से लॉन्च होते थे, यानी लॉन्चर जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमते थे। उससे दिक्कत क्या आती थी कि एक तो शिप के ऊपर स्पेस काफी ले लिया करते थे, प्लस लॉन्च करने में कुछ सेकंड का डिले हो जाता था, क्योंकि अगर शत्रु दाएं तरफ से आ रहा है तो लॉन्चर को दाएं तरफ घुमाना पड़ता था। शत्रु अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो पहले लॉन्चर को ऊपर नीचे करना पड़ता था। अभी 17A में जो मॉडिफिकेशन की गई है वो ये है कि जो मिसाइलें हैं उनको दागते हैं एक वर्टिकल ट्यूब से, यानी ये मिसाइल जो है वो शिप के अंदर रहती हैं ताकि एनवायरनमेंट से एक्सपोज ना हो, और जब लॉन्च होता है तो सीधा पहले 3 सेकंड तक ऊपर की तरफ जाती हैं। उसके बाद मिसाइल जो है अपने आप अपनी थ्रस्टर्स की मदद से दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो कम जगह पर ही ज्यादा मिसाइलें आप स्टोर कर सकते हैं, दूसरा है कि अलग से कोई लॉन्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मिसाइल उसी ट्यूब से लॉन्च हो जाती है जिसमें कि स्टोरेज और कैरिज के लिए वो रहती है। इसके अलावा इसमें जो रेडार सिस्टम है, अगर आप देखें, अब प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने शिप्स बन रहे हैं उसमें रेडार्स में मूविंग एंटेना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन करने वाले एंटेनाज लगाए गए हैं। तो ये एंटेना जो है जहाज की बॉडी पर फिक्स रहते हैं, अगर आप देखें जी। और ये वो टिपिकल वो जो तस्वीरें दिखती हैं जिसमें एक एंटीना घूमता रहता है, ये वो वाले एंटीना नहीं है। जी हाँ, जी हाँ राजीव जी, होता है कि जो एंटीना घूमने वाला एंटीना था वो आज से 30 साल पहले 20 साल पहले टेक्नोलॉजी थी, उसमें काफी सारी लिमिटेशंस थी। एक लिमिटेशन तो ये थी कि अगर आपका एंटीना दक्षिण की तरफ देख रहा है तो आप उत्तर की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, वो घूम के जब तक आप उसको उत्तर में लाओगे तो वो घूमने में 6 सेकंड या 8 सेकंड और लग जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होते हैं इसमें कोई मूविंग एंटेना नहीं होता,
आप एक माउस की मदद से ही जो उसकी बीम है उसको 1 सेकंड में ही बाएं ले आइए, 1 सेकंड में ही दाएं ले आइए। और इस तरह की जो एंटेना होते हैं उसमें एक और अच्छी चीज ये होती है कि इनको जैम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो घूमने वाला एंटेना होता था उसमें क्या होता था कि एक जैसे सामने की तरफ मेन लोब है, लेकिन साइड इफेक्ट की तरह से साइड लोब आ जाता था और एक छोटा सा अनवांटेड रियर लोब बन जाता था। हम में से जो रेडार या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं हमको मालूम है कि फ्रंट लोब रेडार का, साइड लोब और रियर लोब क्या होता है। तो दुश्मन को मौका मिल जाता था कि वो जैम करने के लिए साइड लोब से या रियर लोब से रेडार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में घुस जाए। अच्छा। जैमिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होते हैं इसमें कोई साइड लोब या रियर लोब नहीं होता है। तो दुश्मन जब इसको जैम करने की कोशिश करता है तो दुश्मन को बहुत 3 गुना या 4 गुना ज्यादा दिक्कत होती है। जी, दुश्मन को 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये इस ख़ास INS हिमगिरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें मौजूद है। 6 के करीब का मेजर जनरल JK बंसल टारगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत। क्या ये सफिशिएंट होगा फिलहाल अगले 10 सालों के लिए हमारे एडवर्सरीज के लिए? क्योंकि अब हम ये मानना छोड़ चुके हैं कि हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसे रोग स्टेट ही कहा जा सकता है, लेकिन हम चीन को सी में काउंटर करने के लिए क्या इतने से सेटिस्फाई हो सकते हैं, या फिर 40-50 साल आगे के हिसाब से टेक्नोलॉजी सोचकर अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है, और क्या इसमें वो हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें करीब कीमत जो है उसकी 22,000 करोड़ रुपीस है। और इसके बाद में एक प्रोजेक्ट बनता है, उसको पूरा किया जाता है, आगे जरूरतें हैं कैसी उसी हिसाब से ये कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस है। और सतत प्रोसेस में जो गार्डन रीच इंजीनियर, जो गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, ये एक गवर्नमेंट अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। उसमें बहुत ही इनकी क्षमता है और बहुत इनका एक स्टैंडर्ड्स है, जिसमें करीब 800 शिप्स तो ये जो है कमर्शियल दे चुके हैं। और भारत में जो इन्होंने नेवी को भी काफी शिप्स दी है। तो ये सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है। आप इसको ये मत समझिए कि यहाँ पर खत्म हो गया, रुक गया है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन हर एक प्रोजेक्ट को लेकर चलना पड़ता है कि उसका एक टाइमलाइन है, उसको पूरा किया है। जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा होगा उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्ट होगा, उसमें क्या करना है या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ये जो बाकी हमारी एजेंसीज हैं, खासकर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो नेवल विंग है, वो सब कुछ बताती है कि आगे क्या करना है। तो ये करने के बाद में आप ये मत समझिए कि, या हम दर्शकों को आप ये बताना चाहता हूँ कि ये कहीं कोई एंड नहीं है। अभी जो भारत एक स्पीड पे अपनी तरफ निकल चुका है और हर फील्ड में हम बराबर जो इसको करते रहते हैं। जैसे आपने कहा, इसके अंदर में एक एडवांस रडार भी बहुत एडवांस किस्म का है और कुछ स्टिल्थ फीचर भी हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो आगे और भी इम्प्रूवमेंट होंगे और आगे और बहुत सारे इसी प्रकार के, जैसे पहले हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो वे जो पनडुब्बियां हैं वो बन रही हैं। इसके अलावा जो क्रूजर हैं वो बन रहे हैं। तो इस तरह से सबको देखते हुए डेस्ट्रॉयर हैं। तो एक हर किस्म के जैसे जो युद्धपोत की आवश्यकता है, जो हमारी जो हमारी नेवल ब्रांच है, जो हमारी नेवी है, जिस तरह की बताती है, तो ये बनता रहेगा और चलता रहेगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान में बन रहा, तो इसलिए इसमें उसकी आपूर्ति करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा, चलना जा सकता है। और अभी कुछ ऐसा भी प्रपोजल है कि हमारा जो है शायद रक्षा बजट भी बढ़ेगा। $6 बिलियन तो अभी गवर्नमेंट ने दिए हैं और हम भी इस बात को रखते रहे हैं कि पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठा था, डिम्पल यादव ने उठाया था कि जो अभी 1.9% है हमारी GDP का, उसको बढ़ाकर 3% होना चाहिए जब बजट बढ़ेगा। तो इस तरह के जो है हमारे जो नेवल शिप हैं, वेसल्स हैं, वो भी बढ़ेंगे। जी राजेश। यूके देवनाथ सर, जून 2009 की बात है जब DAC ने इन 7 स्टेल्थ फ्रेगेट की बात की थी और इन्हें प्रोक्योर करने के लिए प्रोजेक्ट 17A जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको शुरू करने की बात की थी। मैं जून 2009 को ही अगर ले लेता हूं तो आज हम 2025 में करीब 16 साल बाद आ गए हैं।
यानी हमने तब के हिसाब से अगर 40 साल पहले आगे की बात की होगी, उसमें हमारे 16 साल अभी जा चुके हैं, अभी हमें 3 के करीब और मिलने की देर है। हम बहुत ज्यादा टाइम इन सारी चीजों पर लगा नहीं देते, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन के हिसाब से बदल जाती है कई बार। राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं तो डिसीजन को लेने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि पिछले कुछ सालों में डिसीजन टेकिंग में थोड़ा गति आई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हम नेवी की बात अगर करें तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो दावा करती है कि उनके पास करीबन 110 टोटल कॉम्बैट शिप्स हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस बोलता है उनके पास 9 या 10 फ्रिगेट हैं, उनके पास डिस्ट्रॉयर एक भी नहीं है, उनके पास कॉर्वेट्स हैं 7 या 8, सबमरीन हैं 8 या 12, माइन वॉरफेयर के लिए उन्होंने माइन स्वीपर्स लगा रखे हैं 4। तो पाकिस्तान की नेवी की तुलना में हमारी नेवी फिलहाल मजबूत है। होता यह है कि जैसे हमारी नेवी में अभी हमारे पास करीबन 150 के आसपास फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, कॉर्वेट्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं। जैसे अभी करीबन 58 और बन रहे हैं जो कि अगले 5 से 10 साल में बन जाएंगे जी। तो बहुत जल्दी हमारे पास 200 से ज्यादा सरफेस शिप्स और सबमरीन हो जाएंगी। लोग कई बार तुलना कर देते हैं चीन की नेवी के साथ। देखिए, चीन की नेवी के पास एक्टिव नेवी जो है करीबन 370 है, बहुत जल्दी है। अब वह कोशिश कर रहे हैं कि 600 शिप्स बना लेंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चीन की नेवी ज्यादातर कोस्टल एरिया में युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, जैसे कोस्ट गार्ड के शिप्स होते हैं। और चीन की नेवी को तो हम तो नहीं जाएंगे चीन तक लड़ने के लिए, साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में। हमारी नेवी को चीन की नेवी का मुकाबला सिर्फ इंडियन ओशन में करना है, बे ऑफ बंगाल में करना है, अरब सागर में करना है। तो जो हमारा आकलन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एनएसए के ऑफिस में जो आकलन है वो ये है कि चीन की नेवी हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल में या अरब सागर में शायद आमतौर पर 8 से लेके 12 तक शिप्स या सबमरीन रखती है। अभी भी आज की तारीख में भी देखें तो शायद करीबन 8 उनके पानी के जहाज और 2 सबमरीन हिंद महासागर में घूम रहे हैं। अगर टेंशन हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा चीन की नेवी हिंद महासागर में समझिए करीबन 20 या 30 शिप्स और सबमरीन डिप्लॉय कर सकती है। हम उनके मुकाबले भारी ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जब चीन से आएंगी युद्ध लड़ने के लिए तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से ही आएंगी। और स्ट्रेट ऑफ मलाका में हमने हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क पानी के ऊपर, पानी पर और पानी के नीचे बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। तो जैसे ही आएंगी तो अंडमान निकोबार में जो हमारा जॉइंट कमांड है वो इसको ढूंढ लेगा, रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद नेवी की जो P8 टोही विमान है, सर्विलेंस, वो सर्विलेंस करके उन चीन की नेवी का शिप्स का पीछा करके, सबमरीन का पीछा करके पता करते रहेंगे। लेकिन यूके देवनाथ सर, जब एक रिंग में उतरता है बॉक्सर तो दूसरा बॉक्सर ये तो नहीं कह सकता कि पहला बॉक्सर एक बड़ा है और उसके पास काफी सारी चीजें हैं। दूसरे बॉक्सर को भी तो ये बताना होगा कि हम उसके साथ लड़ने के दौर में क्या तैयारी करके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं जो देख पाया था करीब 160 फ्रिगेट की बात थी तब। हमें अब तक कितने मिले हैं मैं इस बारे में थोड़ा अनअवेयर हूं, लेकिन 160 का आंकड़ा था। क्या हम चीन की तुलना में अगर उसी को एडवर्सरी माने तो क्या हम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए, देवनाथ सर? हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर विचार विमर्श करके यह तय हुआ है कि हम चीन का हम चीन के कंपटीटर हैं, इन द सेंस कि हम चीन पर हमला नहीं करेंगे। अगर चीन ने हम पर हमला किया तो हम उसको रोक पाएंगे। देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है भारत का चीन के साथ। हमने कभी, जैसे तिब्बत की बात है, हमने चीन में घुस के अपनी तरफ से पहली बार हमला नहीं करना है, लेकिन अगर चीन हमारी तरफ अपनी गंदी निगाहों को मोड़ेगा तो हम उसका जवाब देंगे, उसको रोक लेंगे। इसी तरह से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को भी जो टास्क दिया गया है वो ये है कि पहले हम चीन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी वायुसेना में पहले चीन का हवाई जहाज घुस जाए या पहले अगर चीन का कोई शिप या सबमरीन हमारी
समुद्री सीमा में आ जाए, खासतौर से हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाए, तो फिर हम उसको पीछा करेंगे, नष्ट कर देंगे। तो चीन हमारा जहां तक है कंपटीटर मानते हैं, सीधा 1 वर्सेस 1 दुश्मन उसको हम नहीं मानते। ये डिसीजन बहुत ऊंचे लेवल पर लिया गया। जेके बंसल साहब, ऐसा कहा जा रहा है, कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि आगे आने वाले दौर में जो वॉर होगा, वॉर लड़ा जाएगा, वो दो तरीके से प्राइमरली लड़ा जाएगा। आप क्योंकि सीनियर ऑफिसर रहे हैं, आप मेरी गलत बात को भी करेक्ट कीजिएगा। जो मैंने सुना वो ये इधर ये ड्रोन के फॉर्म में होगा या फिर ये सी के रूट पर होगा। भारत इन दोनों ही जगह पर आज की तारीख में कहां आपको कम लग रहा है और भारत को और आगे क्या करना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मोस से इक्विप्ड कर रहे हैं अपने फ्रिगेट्स को या अपने नेवल शिप्स को, लगता है कि ड्रोन आर्मी से भी इक्विप्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ड्रोन, अब आप ये देखिए जो आपने कहा है कि हमारी निरंतर, कुछ देर पहले ही हमारा एक जो फ्रिगेट नीलगिरी को समर्पित हुआ था, वागसीर टाइप की जो है हमारी जो है अभी पनडुब्बी, कुछ दिन पहले उसको उतारा गया था, साल भी नहीं हुआ है, 6-8 महीने पहले ही। और जो है INH सूरत जो एक डेस्ट्रॉयर है उसको, और हमारे पास में 2 ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें विक्रांत 2022 में था, उससे पहले जो विक्रमादित्य था अभी इस साल बनने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है, हम भी उसी तरफ से बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है कि चाइना के, जैसे देवनाथ साहब ने कहा कि हमारी किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए या कहाँ हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमको अपने नेवी को भी बढ़ाना। अब जैसे देखा जाए तो हमारी नेवी इतनी पावरफुल है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सारे जो एसेट्स एंड नेवल एसेट्स मोबिलाइज कर दिए गए थे और वो वेट कर रहे थे कि जस्ट मिले और पूरा ध्वस्त कर देंगे पाकिस्तान को। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास में नेवल एसेट्स काफ़ी हैं। जहाँ तक चीन का सवाल है, मानते हैं कि चीन के पास में नेवी ज्यादा है, उनकी जो अभी आप डिफेंस बजट देखिए, उनके पास का उनका बजट जो है 300 बिलियन। क्या सर, क्या गलवान में चीन इंडिया को टेस्ट कर रहा था कि फ्यूचर में भारत हमको किस तरीके की टक्कर देगा? आप मेरा रेफरेंस समझ रहे होंगे। जी, आप रिपीट करेंगे सवाल? मेरा ये था कि जो आज हम तैयारी कर रहे हैं, जैसा यूके देवनाथ सर ने भी बताया, क्या गलवान के दौर में 2020 में चीन ने हमको टेस्ट करने की कोशिश की थी? देखिए वो तो चीन की टेस्ट क्या, वो उसकी आदत है, वो जो स्लोमी स्लाइसिंग क्या कहते हैं कि वो अपना धीरे धीरे बढ़ के जो है बॉर्डर पे क्रिएट करना चाहता है। लेकिन उस तरह का कोई मतलब नहीं था। ये अभी जो हुआ गलवान में हुआ, उससे पहले डोकलाम में हुआ था, तो वो इस तरह की बात नहीं है। वहाँ पूरा जो है हमारा जो एक आर्मी का था कि हमारी आर्मी मोबिलाइज होगी, हमने 550,000 जवान मोबिलाइज कर दिए और उनको कड़ी टक्कर दी और इतना मारा कि चीनी जो जवान बॉर्डर पर आने के लिए और भारत के जवानों के सामने मिलने की हिम्मत नहीं करते थे। और हमारे पास में जो एस्टेब्लिशमेंट 22 है, जिसमें खासकर ज्यादातर तिब्बत के लोग हैं, वो इतने माहिर हैं और हमारा जो एक युद्ध ताकत है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी एक बात जो देवनाथ साहब इसके बारे में बताएंगे कि जो चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको बहुत ऊंचाई से उड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो ज्यादा पेलोड लेके जा नहीं सकते, उनके पास में इतना लोड नहीं ले जा सकते। ठीक है, मैं यूके देवनाथ सर के पास आ जाता हूं, समय थोड़ा कम है सर। यूके देवनाथ सर, मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि अगर 2020 में चीन हमारी आर्मी को टेस्ट कर रहा था, तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, चीन अलग अलग फ्रंट पर, सी में, एयर में हमें टेस्ट करने की शायद बहुत जल्दी कोशिश करे, क्योंकि चीन ज्यादा दिन खामोश नहीं रहता है। हम उसी हिसाब से अपने कोस्टल एरियाज पर स्ट्रांग हो रहे हैं। राजीव जी, एयरफोर्स ने और आर्मी ने जो डिप्लॉयमेंट की गलवान के बाद, उससे चीन थोड़ा समझ गया है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज बहुत फास्ट है। भले ही शुरुआती 1-2-3 दिन में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन 15 दिन के अंदर ही हमने गलवान पूरे अक्साई चीन में इतनी डिप्लॉयमेंट कर दी थी कि डिटरेंस फोर्स काफी हमारी स्ट्रांग थी। यानी वो घुसे तो उनको हम पनिश कर सकते थे। और 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद हमारे पास इतनी पावर हो गई अक्साई चीन में, गलवान पैंगोंग से के पास, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लिमिटेड काउंटर अटैक भी कर सकते थे। जहां तक नेवी की बात है, हमारी नेवी जो है इस वक्त हमारे कोस्टल एरियाज और
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नेवी प्लस इंडियन एयरफोर्स के जो एयर एसेट्स हैं वो पूरी तरह से चीन के शिप्स को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं। हाँ, क्या हम युद्ध को चीन के कोस्टल एरिया पर ले जा सकते हैं? ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन सा फ्रेज है लेकिन बहुत जरूरी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और शायद ये तैयारियां हमारे देश की तरफ से जो की जा रही हैं वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। जेके बंसल सर आपका, यूके देवनाथ सर आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप दोनों जुड़े और आपने जानकारी दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट्स